हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, हमने एक रीट का पेपर हल कराया था आपको, जिसमें आपकी 3 शिफ्ट हल कराई थी मैंने 2022 में जो आपका रीट हुआ था। तो अब मैं आपको 2017 और 2019 में जो आपका रीट का एग्जाम हुआ था उसका मैथ का सेक्शन कराने वाला हूँ। आपका एग्जाम नजदीक है तो इससे आपको एग्जैक्ट हेल्प लगेगी, क्योंकि यहाँ पर रीट में मैंने ये देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। और अगर डिट्टो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते तो उसी कंसेप्ट पर आपके क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं, बस जस्ट थोड़ा सा आपकी स्टेटमेंट चेंज होती है और नया क्वेश्चन आ जाता है। ये आप 2017 और 2019 के पेपर में देखोगे। आप ये बात नोट करना कि जो 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है ना, बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन आपका 2019 में भी आया हुआ है। जबकि ये तो एक साल एक साथ में भी, एक ऐसा भी नहीं है कि भाई 2019 की मैं 2 शिफ्ट करा रहा हूँ इसलिए सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। ये अलग अलग साल में दिए गए पेपर हैं, तो भी आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का अर्थ ये है कि ये वीडियो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं यहाँ पर आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट सिखाऊंगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको मैथ के, आपको बताऊंगा कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली उसको अटेम्प्ट कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे एक बार आप खुद से ट्राई जरूर करें। और जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बेहतर समझ आएगा और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, अगर 2017 का पेपर डाउनलोड करोगे तो उसमें 91 ही नंबर है इस क्वेश्चन का, तो मैंने वही लिख रखा है। बीच में कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं ले रखे हैं, जो आपके मैथ के पेडागोजी के क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें नहीं ले रखे हैं। या फिर आपकी कई बार मैथ साइंस ही खट्टी है तो बीच में साइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो भी नहीं ले रखे हैं, सिर्फ मैथ के क्वेश्चन ले रखे हैं, जो करीब करीब आपके 20 से 22 क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे में जो क्वेश्चन बीच में छूटे हुए हैं तो वो मैथ के नहीं है, बस आप ये बात ध्यान रखना, वो मैथ के पेडागोजी के हो सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का है। क्वेश्चन में दिया गया है, if ratio of the volume of two cubes is 27:64, then what will be the ratio of their surface area? दो क्यूब है, दो घन है। मैंने पहले क्यूब को मान लिया C1, दूसरे क्यूब को मान लिया C2। उनके वॉल्यूम का रेशियो है, वॉल्यूम निकलता है आपका उसकी भुजा की पावर 3। इस तरीके से C1 का वॉल्यूम 27 यूनिट है और C2 का वॉल्यूम 64 यूनिट है। और आपसे इनके स्केयर का, सॉरी इनके एरिया का आपसे वो पूछा है, रेशो पूछा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले मैं भुजा निकाल सकता हूं, साइड निकाल सकता हूं। साइड कैसे निकाल लूंगा, मुझे पता चल रहा है यहाँ पर भी भुजा की पावर 3 कर रखी है, यहाँ पर भी भुजा की पावर 3 कर रखी है। अगर मैं इनका क्यूब रूट कर दूं तो आपकी भुजा का रेशियो आ जाएगा, 27 का क्यूब रूट 3 होता है और 64 का क्यूब रूट 4 होता है। तो इस तरीके से जो दो क्यूब थे उनकी मैंने भुजा निकाल दी है 3:4। अब आपसे सरफेस एरिया पूछा है, जो कि निकलता है 6a/2। ऐसे ही इसका एरिया निकलेगा, ऐसे ही इसका एरिया निकलेगा। जब आप एरिया निकाल रहे होगे तो दोनों तरफ जो 6 होगा रेशियो लेते समय वो तो कट जाएगा। तो एक्चुअल में मुझे सिर्फ ए स्क्वायर ही करना है। तो ए स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9 और 4 × 4 = 16। तो यहां से मुझे पता चला कि जो क्यूब जिनका मेरे से वॉल्यूम का रेशियो दिया गया था उनके एरिया का रेशियो 9:16 है, और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोल इज 264 स्क्वायर मीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 1848 क्यूबिक मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल? मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका बताऊंगा आपको। आपको सबसे पहले तो जो आपका सिलेंडर है ना, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है। आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ना सिलेंडर का, वो निकलता है 2πRh। ये फार्मूला है इसका। आपके बेलन का, आपके सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला 2πRh होता है। और जो आपको बता रखा है कि 264 है। मैंने क्या किया, 2 से दोनों तरफ भाग कर दिया तो इधर आ गया πRh, इधर 2 से भाग किया तो ये 132 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर है ये, मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब आपको आगे बताया गया है इसका वॉल्यूम।
वॉल्यूम बोले तो आयतन, और इसका आयतन निकलता है पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका फार्मूला है सिलेंडर का, बेलन का वॉल्यूम आयतन निकालने का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो कि दे रखा है आपको 1848। अब आप एक चीज बताइए मुझे, अगर मैं इस इक्वेशन से इसको भाग कर दूं तो क्या आएगा? अगर मैं इसको इस ऊपर वाले से भाग कर दूं तो क्या आएगा? मैं यहां देख रहा हूं पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, इस तरीके से सिर्फ ऊपर एक आर बचेगा। इट मीन्स इन इन दोनों को आपस में भाग करके मैं त्रिज्या निकाल सकता हूँ आपके बेलन की। अगर मैं इसको पूरा पूरा भाग करूं तो ये 132 एकम 132, 184 में से 132 जाएगा तो 4 में से 2 गया 2, ये बच गया आपका 52, 528 आ गया है, तो 13 चौके 52। तो इस तरीके से 132 से भाग करने पर जो सिलेंडर है उसकी रेडियस आ गई है। लेकिन आपसे तो हाइट पूछी थी, अगर रेडियस पूछी होती तो ये आंसर आ गया था, लेकिन आपसे हाइट पूछी है। अब हाइट कैसे निकाल लें, इसको देखो एक बार। आपको ये बताया गया था कि पाई आर एच की वैल्यू 132 है, तो पाई का मान आपको पता है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा है कि 22/7 रखना है, आर 14 है और ऊंचाई निकालनी है, और बराबर है 132। तो 22 छिका 132, 7 दूनी 14, 2 से इसको काटा 3, तो ऊंचाई आपकी 3 मीटर है, और ये आपका आंसर है। ठीक है, मैंने किसी भी फार्मूले में यहां पर डायरेक्टली उसको यूज करके कोई त्रिज्या ऊंचाई नहीं निकाली, बस इनको आपस में डिवाइड करके ही अपनी त्रिज्या निकाली है। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन का। तो अगर आपके भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया दे रखा हो और साथ में आपको वॉल्यूम दे रखा हो, तो उनको डिवाइड करके ही हमारे पास रेडियस या हाइट या उनका रेशियो हमारे पास आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने रीट के लिए अपने YouTube चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें जो जो टॉपिक आपके आते हैं वो सारे मैंने उसमें ऐड कर रखे हैं। और जो आपके 2022 में 3 शिफ्ट में हुआ था आपका पेपर 2022 का रीट का, उसका भी सॉल्यूशन डाल रखा है। तो आपका पेपर नजदीक है, अगर आप YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट रीट की तैयारी करना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। रीट के नाम से ही मिलेगा, रीट लेवल 2 मैथ। आप उस पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना, आपका रीट का एग्जाम का मैथ का सेक्शन क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स का है, इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ये बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं आपके। देखिए, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया, जगह की थोड़ी कमी थी, बस मैं आपको वैसे हिंदी में बता दूंगा। 20 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास ऑब्टेन्ड फॉलोइंग रिस्पेक्टिव मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ये बताया गया है कि 20 विद्यार्थी हैं जिनके गणित के मार्क्स आपको शो कर रखे हैं, और जो आपका पेपर था गणित का वो था 100 मार्क्स का, तो 20 स्टूडेंटों ने ये मार्क्स लिए हैं। और आपको बताया गया है कि उनको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ अबो विल बी, उनको एक इस तरीके से टेबलेट फॉर्म में डाल रखा है। आपको पता है स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, बहुत सारे डेटा को अरेंज करके टेबुलेट फॉर्म में, पाई चार्ट में, हिस्टोग्राम में दिखाना, ये आपका स्टैटिस्टिक्स होता है। कहने का मतलब बहुत बड़े डेटा को अरेंज करना। अब यहाँ पर क्या किया, 20 स्टूडेंटों को अलग अलग दिखाने की बजाय हमने क्या किया, एक क्लास बना लिया, एक वर्ग बना लिया। मैंने क्या डिसाइड किया कि जो 0 से 20 तक मार्क्स ले रहे हैं उनको मैं एक ग्रुप में डाल दूंगा, जो 20 से 40 मार्क्स ले रहे हैं उनको मैं एक ग्रुप में डाल दूंगा, जो 40 और 60 के बीच मार्क्स ले रहे हैं उनको एक तरफ डाल दूंगा, जो 60 से 80 ले रहे हैं उनको एक तरफ, और जो 80 से 100 उनको एक तरफ। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ हमने 20 स्टूडेंटों के मार्क्स बस ऐसे थोड़े सी जगह में ही अरेंज कर दिए। और अब हमें ये भी पता है कि इसमें से पास कितने हुए हैं, फेल कितने हुए हैं, 80 से ऊपर मार्क्स कितने लिए हैं, 40 से नीचे कितने लिए हैं, सारी डिटेल मुझे यहाँ से मिल रही है, और जगह भी कम से कम ली है इसने। बस अब आपने ये बताना है कि ये जो अरेंजमेंट की गई है ना, 4 है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी। तो ये टेबलेट फॉर्म जो आपकी वो है अरेंजमेंट है, वो कौन सी सही है आपने ये बतानी है। पहले मैंने बता दिया कि ये मार्क्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है 0 से लेकर 20 मार्क्स तक लेने वाले इनमें 4 स्टूडेंट हैं। ठीक है, इसको हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं। तो मैं इसी को ही चेक कर लूंगा। सबसे पहले मैंने ये चेक किया कि 0 से लेकर 20 तक मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं, यहां से चेक कर रहा हूं मैं ऊपर से। मैंने देखा 0 से 20 तक 1,
2, 3 और 4। 0 से 20 मार्क्स लेने वाले 4 स्टूडेंट हैं, तो यहां पर भी 4 हैं 0 से 20 तक, यहां पर 3 है, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, बस ऐसे ही हटाना था। यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे चेक करूंगा कि भाई मैंने यहां से एक हटा दिया, मैं देखता हूं अलग कहां नजर आ रहा है मुझे, मैं सीधा लास्ट में चला गया। यहां पर 3 है, यहां पर मेरा 2 है, यहां पर मेरा 2 है, तो मैं पहले इसको ही चेक कर लूंगा। मैंने देखा 80 से 100 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं, इसमें चेक कर रहा हूं। 1, 2, 80 से 100 तक के मार्क्स लेने वाले 2 ही स्टूडेंट हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 डाल रखे हैं, इसका मतलब ये भी हमारा अरेंजमेंट ठीक नहीं है। इस तरीके से हमारे 2 बच गए हैं। देखो इसको मैं चेक कर चुका, दोनों में ठीक है, इसको भी चेक कर चुका, दोनों में ठीक है। अब जो दोनों में अलग है बस मैं उसी को चेक करूंगा। मैं देख रहा हूँ 20 से 40 मार्क्स लेने वाले यहाँ पर 5 स्टूडेंट ले रखे हैं, यहाँ पर 6 हैं, बस मैं इसी को चेक कर लेता हूँ। 20 से 40, 20 से 40, 24 1 हो गया, 36 2 हो गया, 32 3 हो गया, 28 4 हो गया, और 30। अच्छा अब ये एक बात और ध्यान, हाँ चलो 30 तो लेना ही है, तो 30 कितना हो गया, दोबारा गिनना पड़ेगा क्या, 1 2 3 4 और 5, ये 5 हो गए हैं, तो 5 वाला सही है, 6 वाला गलत है, तो ये मेरा ठीक नहीं है, ये ठीक है। अब आपको बात समझ आ गई। यहाँ पर हमने इस तरीके से सभी को पूरा अरेंज करके ही चेक नहीं करना है, ऑप्शन दिए हुए हैं, बस हमने ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा अरेंजमेंट ठीक है। तो आप ऐसे मत करने लग जाना कि आपको पता चल गया है कि आपने ऐसे बांटने हैं तो आप सभी को गिनने लग गए, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका स्टैटिस्टिक्स का ही है। अब की बार आपको एक पाई चार्ट दे रखा है, इस पाई चार्ट से आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप ये देखो, इस पाई चार्ट में जो भी मेंशन कर रखा है वो डिग्री में है या परसेंटेज में है। अगर वो डिग्री में है, देखो ये डिग्री का चिन्ह है, पता है ना आपको, तो आपको पता होना चाहिए एक सर्कल में जो टोटल एंगल होते हैं ना आपकी, वो 360 होते हैं। ठीक है, अब इन 360 एंगल को बांट रखा है, 108 डिग्री यहाँ पर है, 72 डिग्री यहाँ पर है, 93 डिग्री यहाँ पर है, 87 डिग्री यहाँ पर है। आप देखोगे इन सभी का प्लस 360 डिग्री ही होगा। अब क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। डिटेल्स ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सीमा इन हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ 6th क्लास। ये सीमा के द्वारा सभी सब्जेक्टों में लिए गए मार्क्स हैं डिग्री में, और आपको बताया गया है आर शोन इन डायग्राम गिवन बिलो। Sum of total marks obtained by Seema in these subject is in 480। जो आपके टोटल मार्क्स है ना वो बता दिए हैं, सीमा ने 480 मार्क्स लिए हैं। रीड केयरफुली एंड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसको ध्यान से पढ़ के नीचे वाले क्वेश्चनों का जवाब दो। आपसे पूछा है कि हाउ मैनी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सीमा इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सीमा ने कितने मार्क्स लिए हैं। मैथमेटिक्स में सीमा ने 93 डिग्री मार्क्स लिए हैं, अगर डिग्री में पूछा होता, लेकिन मेरे से पूछा है मार्क्स में। अब मैं कैसे पता करूंगा, मैंने इस डिग्री को मार्क्स में चेंज करना है। मुझे पता है इसमें टोटल 360 डिग्री है और मेरे पास टोटल मार्क्स है 480। अगर मैं ये देखना चाहता हूं ना कि एक डिग्री में कितने मार्क्स आएंगे, तो उसका तरीका ये रहेगा, टोटल मार्क्स डिवाइड बाय टोटल डिग्री। सीमा ने टोटल मार्क्स 480 लिए हैं और 480 मार्क्स को इस तरीके से डिग्री में बांट दिया है। अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि एक डिग्री कितने मार्क्स के बराबर है, तो टोटल डिग्री से टोटल मार्क्स को डिवाइड कर दिया, तो एक डिग्री मार्क्स आ गए मेरे पास। अब आपसे पूछा है कि मैथ में कितने लिए, मैथ में 93 डिग्री लिए हैं, ये एक डिग्री का मान है, इसको 93 से गुणा कर दो, 0 से 0 कट गया है, 12 3 36, 12 4 48, 4 आएगा ऊपर, 3 से इसको काटा 31, 31 गुणा में 4, 124 मार्क्स है। ये आपका आंसर है। बात आपको समझ आ गई होगी। बस आपने क्या किया, ये जो डिग्री में मार्क्स दे रखे थे ना, एक डिग्री कितने मार्क्स के बराबर है वो निकालने का तरीका रहेगा टोटल मार्क्स डिवाइड बाय 360 डिग्री। एक डिग्री का मान आ गया मेरे पास, मैंने 93 डिग्री का निकालना था तो 93 से गुणा कर दिया। आगे दिया गया है हाउ मैनी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सीमा मोर इन हिंदी इन कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश। सीमा ने इंग्लिश की अपेक्षा हिंदी में कितने ज्यादा मार्क्स लिए।
इंग्लिश की अपेक्षा हिंदी में कितने ज्यादा मार्क्स लिए, पहले डिग्री में देख लो। अगर मैं इनका डिफरेंस करता हूं तो 28 ये 8 ये, उसने डिग्री में 36 डिग्री ज्यादा मार्क्स लिए हैं। लेकिन आंसर डिग्री में तो नहीं पूछा है, उसने मार्क्स में पूछा है। तो 36 डिग्री कितने मार्क्स होंगे, तरीका वही रहेगा। 480 कुल मार्क्स हैं, 360 से भाग करेंगे, 1 डिग्री का मान आ गया, 36 डिग्री का मान निकालना है। तो 0 से 0, 36 से 36, तो 48 मार्क्स के बराबर है। सीमा ने इंग्लिश की अपेक्षा हिंदी में 48 मार्क्स अधिक लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आपका, बस इसको हल करना है। ज्यादातर ये क्वेश्चन जो आता है ना, इसमें जो सबसे अंदर वाली रूट के अंदर वैल्यू होती है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, और वहीं से हम इसको हल करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो अब क्या किया जाए। अब आप इसको ऐसे देखो, इस वाले ब्रैकेट को इंडिविजुअल देखो आप, मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आपको। ये है आपका √84 प्लस में 18√3। ठीक है, अगर आपने मेरे से सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है तो इसको हल करने का एक तरीका होता है, अगर रूट के अंदर ये फॉर्म मिल जाए आपको, ये फॉर्म होती है a प्लस में b रूट समथिंग, b रूट x, अगर ये फॉर्म मिलती है आपको कहीं भी, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे इसके अंदर तो होता है आपका a की 2 प्लस b की 2, और इसके अंदर होता है आपका 2ab। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इस टर्म के अंदर तो होता है a की 2 प्लस b की 2, और इसके अंदर होता है 2ab। कहने का मतलब ये 2ab के बराबर है, तो इसको बराबर कर दो। मैं लिखूंगा 2ab बराबर है मेरा 18√3। 2 से इसको काट दो, तो ये आ गया आपका 9√3। तो ऐसे में a तो है आपका 9 और b है आपका √3। इस तरीके से a और b का दोनों का मान आ जाएगा। इसको क्रॉस चेक करने का तरीका ये है, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ के देख लो, 84 आ रहा है तो फिर ठीक है। तो मैंने 9 का वर्ग किया और √3 का वर्ग किया, तो 9 का वर्ग 81 होता है, √3 का वर्ग 3 होता है। तो इस तरीके से क्रॉस चेक हो गया है, ये 84 आ रहा है। इट मीन्स जो ए और बी का मान है वो हमारा ठीक है। अब आप ये बताओ, अगर ये फॉर्म है तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मेरा a प्लस बी की पावर 2, इसके बराबर होता है। भाई आपको ये फार्मूला पता होगा ना, a प्लस बी की पावर 2, a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab। तो कहने का मतलब मैं इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं a है मेरा 9, b है मेरा √3, और इसका वर्ग लिख सकता हूं। मैंने इस फॉर्म में लिख दिया a प्लस बी की पावर 2, और इसके ऊपर बाहर रूट लगा हुआ है, तो ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया। तो मैंने इसको हल कर दिया और ये रूट हट गया है, और इसको हल करके आ गया है ये। अब माइनस का √3, बाहर एक रूट बाकी है अभी ये बड़े वाला, प्लस में इसको हल करके आ गया है मेरा ये 9 प्लस √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया है, ये प्लस का है ये माइनस का, तो 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये मेरा आंसर है। ठीक है जी, समझ आ रहा है, आसानी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95 बराबर है k गुणा में 4 की पावर 95, k की वैल्यू निकालो। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आता है तो सबसे पहले आप इसको हल करने का तरीका ढूंढा करो। इसको मैं कैसे हल कर सकता हूँ, इसमें जो बड़ी से बड़ी पावर कॉमन ले सकते हो ना, वो कॉमन ले लो। 4 की पावर 95 इसके अंदर भी है, 4 की पावर 95 इसके अंदर भी है, 4 की पावर 95 इसके अंदर भी है, तो वो मैंने कॉमन ले लिया, 4 की पावर 95। तो यहाँ पर 4 की पावर 97 थी, 4 की पावर 95 कॉमन ले ली तो 4 की पावर 2 बच गया है। यहाँ पर 4 की पावर 95 मैंने कॉमन ले ली तो 4 की पावर 1 बच गया है। यहाँ पर 4 की पावर 95 ही बार ले लिया तो यहाँ पर 1 बच गया है, बराबर आगे एज इट इज। आप देखोगे ये दोनों सेम है, बराबर से इधर और इधर अगर सेम वैल्यू हो तो वो कट जाती है, ये इससे कैंसिल हो गया है। अब इसको हल कर लो एक बार। ये है आपका 4 चौके 16, 16 में से 4 गए 12, 12 प्लस 1 13, इसको हल करके 13 आ गया है, और उधर के है, और यही आपका आंसर है, ये लीजिए सी आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका पोलिनोमियल्स का। पोलिनोमियल्स की मैंने एक अलजेब्रा की क्लास ले रखी है, आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल भी जाएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस ये बताना है कि इसका फैक्टर इनमें से कौन सा है। एक तो तरीका ये है, इनको गुणा करके देख लो,
इन दोनों को गुणा करके देख लो, अगर ये बन जाता है तो यही आपका आंसर है। एक तो ये तरीका है अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हो। दूसरा तरीका ये है, दो दो टर्म लेके कॉमन लेके देख लिया करो। इसमें से भी कॉमन लेके देख लो और इसमें से भी कॉमन लेके देख लो। इसमें से कॉमन आ रहा है 5a, और कॉमन लेने का अर्थ क्या होता है? कॉमन लेने का अर्थ ये है, जहां तक मैंने 5a कॉमन लिया है ना, 5a से भाग कर दो। 5a से मैं इसको भाग करूंगा तो a बचेगा, इसको भाग करूंगा तो 3 बचेगा। यहां से मैंने कॉमन ले लिया माइनस का 2b, क्योंकि माइनस का 2 इसके अंदर भी है, b इसके अंदर भी है, माइनस का 2 इसके अंदर भी है, b इसके अंदर भी है, तो ये कॉमन ले लिया। अगर मैंने यहां से माइनस कॉमन ले ली तो जो भी आएगा प्लस का आएगा। 2b से इसको भाग किया तो 3 आ गया है। माइनस मैंने बाहर ले ली तो अंदर प्लस बचा है, 2b हटा दिया मैंने तो a बचा है। ठीक है जी। अब आप जैसे ही कॉमन लोगे ना तो 99% सिचुएशन ये बनेगी कि ये बीच वाली टर्म भी आपकी कॉमन आ जाएगी। इसको मैं a+3 लिखूं या 3+a लिखूं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों में कॉमन है। अब एक टर्म तो ये है, एक टर्म ये है, तो इनमें से कॉमन आ गया a+3, इसमें से कॉमन आ गया तो यहां पर बच गया 5a, इसमें से कॉमन आ गया तो यहां बच गया 2b, और ये आपका आंसर है। देख लो किसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच कर रहा है आपका, ये आपका आंसर है। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन से करके देख लो, उसका तरीका क्या हो सकता है? ऑप्शन से कैसे करते हैं, इसको इसके साथ गुणा कर लो। ये हो गया 5a गुणा में a, 5a की 2, वहां नजर आ रहा है मुझे। ठीक है। अब मैंने इन दोनों को गुणा किया, ये हो गया 2b गुणा में 3, 2 थी 6b, 6b यहां पर तो प्लस का आ रहा है, यहां पर माइनस का, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। आप इस तरीके से कर सकते हो। ऐसे मैं अगले वाले को चेक करूंगा, इसको इसके साथ गुणा किया तो प्लस का 5a की 2 वहां मुझे नजर आ रहा है। इन दोनों को गुणा किया तो 2b माइनस 3, इनको आपस में गुणा किया तो माइनस का 6b आ रहा है, तो भी ठीक है। अब यहां तक तो ठीक है। अब मैंने क्या किया था, इसको इसके साथ गुणा किया था ना, अब इसको अगले वाले के साथ गुणा करूंगा। इसको इसके साथ गुणा किया तो माइनस का 15a, लेकिन यहाँ तो प्लस का है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। आप ऐसे ही चेक करके ये भी कट जाएगा, यही आंसर आएगा। ऑप्शन से आप इस तरीके से कर सकते हो, आपका टाइम बचेगा। चलिए आगे चलते हैं। बस इसको सिर्फ सिंपलीफाई ही करना है। आपको पता है यहाँ पर क्यूब रूट लगा हुआ है, इसको बोलते हैं थर्ड रूट भी बोलते हैं इसको। इसका अर्थ ये है यहां से बाहर वही आएगा जिसके 3 के जोड़े पूरे बनेंगे। अब इसको अगर मैं ज्यादा हल करके बताऊं आपको तो 1000 को मैं लिख सकता हूं 10 गुणा 10 गुणा 10, तो यहाँ पर 10 के 3 जोड़े बन रहे हैं, तो ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। 8 को मैं बोल सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2, तो आप देखोगे ये भी इस क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसके भी जोड़े पूरे बन रहे हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बटे में, ये क्यूब रूट तो हट गया। क्यूब रूट हटाने के लिए इस 2 के जोड़े में से सिर्फ एक ही लेना पड़ेगा, 10 के जोड़ों में से भी एक ही लेना पड़ेगा। अगर आप इसको काटोगे तो ये 5 आ गया, और तीसरा बटा ऊपर चला जाता है, तो ये यहाँ पर 1/5 नहीं 5 रहेगा। ये बात आपको समझ आई? मैंने इसको अलग से बता दिया आपको। अगर थर्ड रूट लगा हुआ है तो जिसके 3 के जोड़े पूरे बनेंगे वो थर्ड रूट से बाहर आ जाएगा। तो 1000 का मतलब है 10 के जोड़े 3 बार, तो ये 10 बाहर आ जाएगा इससे। 8 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 8 के 3 जोड़े पूरे, 2 के 3 जोड़े पूरे बन रहे हैं, तो ये भी बाहर आ जाएगा। ये तो हट गया है, 2/10 आ गया है। इसको काटा तो 1/5 आ गया, और डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तो ये पलट जाता है, तो यहाँ पर आ गया है मेरा 5। अब ये देखो परफेक्ट क्यूब तो नजर नहीं आ रहे मुझे, लेकिन 3 से कट रहा है, काट दो इसको। 3 छिकी 18, यहाँ पर बच गया है 3 चौके 12, तो ये 64 बच गया है थर्ड रूट के अंदर। इसको आप क्या बोल सकते हो? आपको पता होना चाहिए 64 होता है 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 के भी 3 जोड़े पूरे बढ़ रहे हैं, तो ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। इनको जोड़ा 9 आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। दो इक्वेशन दे रखी है आपको, एक ये है और एक ये है, और आपसे पूछा है कि x माइनस वाई निकालो, x माइनस वाई का मान निकालना है। अब जब दो आपके पास इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, तो इसको तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 2 से गुणा कर दिया और इसके साथ घटा दिया। देखियो 2 एकम 2x, 6 दूनी 12, 47 गुणा में 2 94। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को मैंने 2 से गुणा किया, अब इसको घटा दिया। घटाने का मतलब ये इसके सारों के सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो गए। 12y माइनस का, माइनस के 3y, तो माइनस के 15y हो गया है।
घटा दो, 94 माइनस का है, 79 प्लस का है, तो ये 15 ही बचेगा माइनस का। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से 15, तो y का मान आपका 1 आ गया है। तो y का तो मान मैंने निकाल दिया, अब x का मान निकालना है। अब इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में y का मान रख दो, इसमें रख दिया मैंने। तो x प्लस में y है मेरा 1, 6 एकम 6, 6 उधर जाके घट गया। चलो एक बार लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। तो आपका x आ गया है 41, तो y है आपका 1 और x 41। आपसे पूछा है कि x माइनस वाई बताओ, तो x है आपका 41, y है 1, घट के 40 आ गया। ये आपका आंसर है, ये लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है, इसको हल करना है। मैंने आपको तरीका भी बता दिया है कि इनको खोल के देख लो, जहां से ये बन रहा है वो भी आंसर हो सकता है, या फिर डायरेक्टली इसको ही हल कर लो। ये मुझे नजर आ रहा है कि a प्लस बी की पावर 2, इस तरीके से लिखा हुआ है। ये बराबर होता है a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab। इसको इस तरीके से खोल दो, a की 2, 3x की 2 का मतलब 9x की 2, 5 की 2 मतलब 25, 2ab, 3 पंजे 15 दूनी 30x। इसको हल करके ये आ गया है, बाहर है माइनस का 60x। ठीक है, अब ये अगले वाला ऐसे कैसे रहेगा, 9x की 2, 25 भी ऐसे कैसे रहेगा। ये क्या हो गया, ये माइनस का 60x है और ये प्लस का 30x है, तो इसमें से घटेगा माइनस का 30x बचेगा। ठीक है, अब आप देखोगे यहां से वो कैसे आएंगे, कोई बात नहीं, आराम से आएंगे। ये है आपका a की 2, ये है आपका b की 2 और ये है माइनस 2ab। कहने का मतलब जो पहले प्लस 2ab था ना, वो बस माइनस 2ab हो गया है। और ये भी आपको फार्मूला पता ही होगा, ये बराबर होता है a माइनस बी की पावर 2। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं इसके साथ। तो a क्या है मेरा, अब इसमें से a ढूंढना है मुझे। एक्चुअल में ये है 3x की 2 और ये है मेरा 5 की 2, यानी कि ये a है और ये b है। तो मैं लिख सकता हूं 3x माइनस 5 और इसकी पावर 2, ये मेरा आंसर है। तो ये आंसर यहां पर है, ये लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 80। 80 का कितना प्रतिशत है, 80 का 100% है। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, लिखना चाहते हो ऐसे लिख लो, 80 का कितना प्रतिशत है, ये लीजिए 100% है। कोई वैल्यू अपने आप का 100% होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए टीवी सेलर सोल्ड 2 टीवी एट द रेट ऑफ 9600, आउट ऑफ देम ही ऑब्टेन्स 20%। इसमें एक छोटा सा वर्ड मैंने मिस कर दिया है, ईच है यहां पर। उसने दोनों, कहने का मतलब वो ये कह रहा है, ए टीवी सेलर सोल्ड 2 टीवी एट द रेट ऑफ 9600 ईच। दोनों 9600 रुपए के बेचे हैं, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, इसका मतलब ये है। और 9600 रुपए के 2 टीवी बेच दिए। आउट ऑफ देम ही ऑब्टेन 20% ऑन 1 टीवी प्रॉफिट एंड 20% लॉस ऑन अनदर टीवी। एक पर 20% का लाभ हुआ है टीवी पर, दूसरे पर 20% की हानि हुई है। हाउ मच प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज ऑब्टेन्ड इन होल ट्रांजेक्शन। पूरे सौदे पर उसको कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुआ है। 2 टीवी बेचे उसने, दोनों बराबर मूल्य में बेचे हैं, 9600 रुपए के बेच दिए। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ है, एक पर उसे 20% की हानि हुई है। अब आपसे पूछा है कि पूरी ट्रांजैक्शन पर उसे प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या हुआ है। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लें। अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, सेलिंग प्राइस इक्वल है, और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की परसेंटेज भी न्यूमेरिकली इक्वल है, तो आपका आंसर हमेशा लॉस परसेंटेज होगा, और वो होगा इनका स्क्वायर डिवाइड में 100। 20 का स्क्वायर 400 और बटे में 100, तो कट के आ गया 4% मेरा लॉस आ गया है, और ये हमेशा लॉस ही होगा। ऐसा कब होगा, जब प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज बराबर हो और विक्रय मूल्य बराबर हो। तो आपने कुछ नहीं करना, जो परसेंटेज बराबर है उसका स्क्वायर करो, 100 से भाग कर दो, उतना ही परसेंट लॉस होगा हमेशा। चलिए आगे चलते हैं।
आगे है इन फील्ड 6 वर्कर्स कंप्लीट ए टास्क इन 16 डेज। 6 वर्कर किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो ये आपका टोटल वर्क आ गया है। आगे बोला गया है इफ दिस टास्क इज टू बी कंप्लीटेड इन 4 डेज, अगर ये काम 4 दिन में खत्म करना हो, देन हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड, तो कितने आदमी चाहिए। ये टोटल वर्क है मेरा, जो 6 बंदों ने ये काम 16 दिन में किया है, अगर यही काम 4 दिन में कराना है तो कितने आदमी लगेंगे। बस इसको हल कर दो, 4 चौके 16, 4 छक्का 24। तो देखो अब इसमें आप ध्यान से पढ़ना, आपसे पूछा है कि देन हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड, कितने लोगों की जरूरत है। इसमें एक तो आपका 24 आंसर है और एक 18। अगर आपसे वो पूछ रहा है कि कितने और आदमी चाहिए, तो आंसर है आपका 18। भाई 6 लोग पहले ही काम कर रहे थे, और कितने आदमी चाहिए, तो आंसर है 18। लेकिन अगर आपसे पूछा होता कि 6 दिन में कितने आदमी काम करेंगे, तो करेंगे 24। ये बात आपको समझ आएगी। भाई जिस काम को 6 आदमी 16 दिन में कर रहे थे ना, उस काम को 4 दिन में 24 आदमी कर सकते हैं। अगर 6 आदमी पहले ही काम पर लगे हों, कितने और आदमियों की जरूरत है, तो 24 रखने के लिए 18 की और जरूरत है। ठीक है, तो 18 आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ सिंपल इंटरेस्ट इज ₹640 इन 5 years एट अ रेट ऑफ 8%, देन व्हाट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट। साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 640 रुपए ब्याज है, तो आपसे पूछा है कि मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना आपका, वो होता है रेट मल्टीपल टाइम इतना परसेंटेज होता है। जो आपका साधारण ब्याज होता है वो होता है हमेशा रेट मल्टीपल टाइम इतना परसेंट आपका ब्याज होता है। रेट है आपका 8, टाइम है आपका 5, तो ये हो गया आपका 40%। तो इसका मतलब जो ब्याज है ना आपका, वो 40% है। और 40% की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, वो दे रखी है आपको 640। मूलधन होगा आपका 100%, तो 40% की वैल्यू अगर 640 है, तो अगर आप यहां से 10% की वैल्यू निकाल लो, मैंने 4 से इस तरफ भी भाग कर दिया और 4 से इस तरफ भी भाग कर दिया, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, तो 10% की वैल्यू आपकी 160 है। दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिया, तो 100% की वैल्यू जो है आपकी वो 1600 आ गई है, और यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देयर इज ए लार्जेस्ट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी बाय 10% एवरी ईयर। भाई जो स्टूडेंटों की संख्या है ना, वो प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ती है। इफ इन ईयर 2016 दिस नंबर वाज 1500, 2016 में है ना स्टूडेंटों की संख्या 1500 थी। देन इन year 2018 on completion of target how many student will be there in university। 2018 पूरा होने के बाद स्टूडेंट कितने हो जाएंगे। 2016 में है आपके 1500, हर साल 10% बढ़ते हैं, तो 2016 में 10% बढ़ के ये 2017 के आगे। अब 2018 भी कंप्लीट होने के बाद, यानी कि एक बार फिर 10% बढ़े हैं। आपसे पूछा है कि 2018 में कितने होंगे, तो कहने का मतलब 10% एक बार बढ़ा है, 10% एक बार बढ़ा है। और ये 10% कैसा बढ़ा है, ये सक्सेसिवली बढ़ा है, लगातार बढ़ा है। कहने का मतलब पहले इसमें 10% बढ़ा, जितनी जनसंख्या होगी फिर उसका 10% बढ़ा। तो उसका तरीका ये होता है, पहले इसको 10% बढ़ाओ, इसको 10% बढ़ाने का तरीका रहेगा 110 बटे में 100, तो ये 10% बढ़ गया। अब ये जनसंख्या आपकी, ये स्टूडेंटों की संख्या आ गई है 2017 की, आपने निकालनी है 18 की, 10% और बढ़ाना है, तो 110 बटे में 100। बस इसको हल कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। ये हो गया आपका 11 गुणा 11 121 और गुणा में 15, 15 एकम 15, लास्ट में 5 रहेगा, 2 ऑप्शन है मेरे, तो 15 दूनी 30 और 1 31, 15 एकम 15 और 3 18, 1815 आपका आंसर रहने वाला है, और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री का है। ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें पहले फिगर दे रखी होगी आपको, और चुटकियों में हल होने वाला क्वेश्चन है। विच कंडीशन अप्लाइज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स इन डायग्राम गिवन बिलो। ये यहाँ पर एंगल लिखना छोड़ बोल दिया भाई मैं, ये 75 है और ये भी 75 है, ये क्वेश्चन में दे रखा था।
आपसे पूछा है कि ये दोनों ट्रायंगल कौन से नियम से कॉन्ग्रुएंट हुई है। आपके कॉन्ग्रुएंसी के ये 4 नियम है जो लिखे हुए हैं, ऑलरेडी ऑप्शन में चारों नियम ही लिखे हुए हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल कौन से नियम से आपकी कॉन्ग्रुएंट हुई है। पहला, इनमें दोनों में ट्रायंगल में एक साइड बराबर है, एक साइड बराबर है, तो एस एक बार ही आना चाहिए। अब इसमें देखो एस एक बार किस किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, और इसमें एक्चुअल में ये तो राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही आंसर है मेरा। आप इस तरीके से सोच सकते हो। भाई कॉन्ग्रुएंट तो है ही, ये कॉन्ग्रुएंट थोड़ी ना प्रूव करनी है, सिर्फ ये बताना है कि कौन से नियम से। तो मुझे पता लग रहा है इसमें एक साइड बराबर है और दो एंगल बराबर हैं, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, ये होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, और ये पहले इक्वेशन में दे रखा है। तो दो एंगल बराबर हैं और जिस पर ये भुजा है उस पर ये दो एंगल हैं, तो कहने का मतलब एंगल साइड एंगल के नियम से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुई है, सर्वांग हुई है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, करेक्ट पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री इन द फॉलोइंग डायग्राम। आपने दो दो एंगल ढूंढने हैं और बताना है कि इनमें से जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो बताओ। सबसे पहले सप्लीमेंट्री को हिंदी में बोलते हैं संपूरक। संपूरक मतलब ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 है, बस वो ढूंढ लो। सबसे पहले एक है डी एफ ई, डी एफ ई वो इस कोण की बात कर रहा है, ठीक है जी। और उसके साथ है ई एफ ए, ई एफ ए और इसकी बात कर रहा है। ये बताओ क्या इन दोनों कोणों को जोड़कर 180 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखो इनको जोड़ने से यहां से लेकर यहां तक एक स्ट्रेट लाइन बन गई है, और एक स्ट्रेट लाइन पर ही कोणों का जोड़ 180 होता है। इसका मतलब ये दोनों कोण तो आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, संपूरक हैं। अब आगे चलते हैं, ए एफ बी। अब इसको मिटा दो, ए एफ बी यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है जी। आगे है बी एफ डी, बी एफ डी इस एंगल की बात कर रहा है। अब ये दोनों एंगल मिलके 180 बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपके दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, और यही आपका आंसर है। क्या आपको आगे एक बार चेक करने की जरूरत है? भाई मुझे पता लग रहा है कि ये पहला आंसर हो सकता है, मैं इसको आगे भी चेक करता हूं। बस अब क्यों ही चेक कर रहे हैं जब ये आंसर आ गया है, ठीक है। एक तो ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल का जोड़ा है, इसमें दो एंगल ले लिए, एक ये है आपका, इसमें ये दो एंगल ले लिए, और दोनों का जोड़ा आपका 180 बन रहा है। अब क्वेश्चन है आपका ट्रेपेजम का, जिसको हम समलम बोलते हैं। समलम के बारे में दो तीन चीजें बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप कर पाओ। समलम आपका क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है जिसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। इसकी दो साइड पैरेलल होती हैं और दो नॉन पैरेलल होती हैं। जो आपकी साइड पैरेलल होती है ना, इनके बीच के डिस्टेंस को ही हम हाइट कहते हैं। दो पैरेलल साइड के डिस्टेंस के बीच के डिस्टेंस को ही हम हाइट कहते हैं, और इन पैरेलल साइड को हम बोलते हैं A1 A2, सॉरी B1 B2 बोलते हैं इनको, बेस 1 बेस 2, B1 B2। हमेशा जब भी समलम आएगा ना तो 90% आपसे क्षेत्रफल ही पूछा जाएगा, और इसका क्षेत्रफल निकलता है 1/2 गुणा में ऊंचाई और B1 प्लस B2। अब देखो, टू पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। दो पैरेलल साइड की लंबाई दे रखी है, ये 10 है और ये 16 है, ठीक है जी। इफ एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, इसका एरिया दे रखा है आपको 78 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। हाइट पूछ लिया आपसे, यह क्षेत्रफल पहले ही दे रखा है 78, 1/2 हाइट निकालनी है। इन दोनों की लंबाई दे रखी है, ये 10 है, ये है 16, दोनों को जोड़ा तो 26 हो गया है। 2 से इसको काटा 13, 13 से इसको काटा 6, तो आपकी ऊंचाई 6 आ गई है, और ये आपका आंसर है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ हाफ पार्ट ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 56 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको बताया गया है कि व्हाट विल बी द सर्कमफ्रेंस, परिधि क्या होगी, ऑफ हाफ पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल के आधे हिस्से की, हुज डायमीटर इज 56 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर 56 है। पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये आपका सर्कल है,
इसकी सरकमफ्रेंस, पहले तो उसका डायमीटर खींच रहा हूं एक बार। डायमीटर जो आपका व्यास होता है और त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये व्यास है, इसकी लंबाई 56 है, तो त्रिज्या आपकी आधी हो जाएगी। कहने का मतलब ये 28 सेंटीमीटर है और ये भी 28 सेंटीमीटर है। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो आपसे ये पूछा है कि इस सर्कल के हाफ पार्ट की सरकमफ्रेंस बताओ। ये पूरा सर्कल है, इसके आधे पार्ट की सरकमफ्रेंस बताओ, ये पूछ रहे हैं आपसे। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, इस पूरे वृत्त की सरकमफ्रेंस निकलती है 2 पाई आर। अगर आपने सिर्फ आधे पार्ट की निकालनी है तो 2 से इसको भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई आर। तो इस सर्कल के आधे पार्ट की सरकमफ्रेंस रहेगी पाई आर। पाई का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में बता रखा है आपको 22/7, और त्रिज्या मैंने अभी निकाल ली 28, तो 7 4 28 और 22 चौके 88, तो इसकी सरकमफ्रेंस 88 सेंटीमीटर होगी। लेकिन मैंने ये क्यों कहा था कि भाई ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन इसलिए इंटरेस्टिंग है, इसकी स्टेटमेंट इस तरीके की है कि ये फार्मूला लग गया। अगर क्वेश्चन में ही ये बोल दिया जाता कि व्हाट विल बी द सरकमफ्रेंस ऑफ आपका हेमी सर्कल, अगर आपको पहले ही हेमी सर्कल बोल रखा होता है, या फिर मैं ये बोल दूं कि आपको क्वेश्चन में पहले ये बोल रखा हो कि अर्धवृत्त की परिधि बताओ, इसमें क्या बदल जाएगा? सर्कल के आधा पार्ट ये बोल दिया और आपसे ये बोल दिया जाता कि अर्धवृत्त की परिधि बताओ, तो क्वेश्चन बदल जाता आपका। अगर आपने अर्धवृत्त की परिधि निकालनी है ना, तो अर्धवृत्त की परिधि निकालते समय ये तो परिधि निकालोगे ही आप, साथ में आपको ये भी जोड़ना पड़ेगा। और जो बच्चा अर्धवृत्त की परिधि को जानता है वो इस क्वेश्चन को देखकर ही ये फार्मूला लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने लैंग्वेज में थोड़ा सा हमें फंसा रखा है। ये बोल रखा है कि सर्कल पूरा है, उसके आधे पार्ट की सरकमफ्रेंस बताओ। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन था भाई आपका। इस तरीके से हमने 2017 का पेपर बिल्कुल खेलते खेलते पूरा कर लिया। आपको पता चला होगा कोई भी क्वेश्चन आपका 15-20 सेकंड से ज्यादा नहीं था। सारे क्वेश्चन आपके बेसिक क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा नॉलेज हो आपका मैथ का, आराम से आप कर सकते हो। मैं दोबारा आपसे वही प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा, वो प्लेलिस्ट अगर आपने पूरी देख ली तो रीट का मैथ का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए अब 2019 का क्वेश्चन करते हैं। एक चीज बता दूं मैं आपको, 2019 में आपका लेवल 2 2 शिफ्ट में हुआ था। एक का कोड एल था, एक का एम। ये एक शिफ्ट मैंने ले ली है, एक इसके बाद आएगा। भाई मैंने 2022 के पेपर पढ़ा दिया आपको, 2017 का एक ही शिफ्ट में हुआ था, ये 2019 की एक शिफ्ट ले ली है, एक और होगा। फिर मैं 2015 और 2011 जो भी आपके पेपर हुए हैं, पिछले पिछले 5-7 पेपर, वो मैं एग्जाम तक आपके सारे पढ़ाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें। साथ में एक चीज और बता दूं मैं, जो भी मैं ये आपको इसमें पीपीटी नजर आ रही है जिसपे मैं क्वेश्चन हल करा रहा हूँ, ये सॉल्यूशन के साथ ये पूरी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी आपको। जो मैंने अब तक पढ़ाया है वो भी बहुत सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल जाएं, पहले ज्वाइन कर लें एक बार, और ज्वाइन करके अपनी कोई भी पीडीएफ वहां से ले सकते हो। ये पीडीएफ भी आपको वहीं से मिलेगी। चलिए अब आप एक चीज नोट करोगे, जो आपका 2017 में क्वेश्चन आए थे ना, उसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके 2019 में आए हुए हैं, वो आप खुद ही नोट कर लोगे। क्वेश्चन दिया गया है, पार्थ जो है मूव्स फ्रॉम झुंझुनू टू जोधपुर, क्योंकि आपका राजस्थान का पेपर है तो ये दोनों जगह आपकी राजस्थान की ही ले रखी है उन्होंने, झुंझुनू और जोधपुर, बाय कार टू रीच इन 6 आवर। पार्थ जो है वो झुंझुनू से जोधपुर जाता है बाय कार 6 घंटे में, उसको टाइम लगता है 6 घंटे, ठीक है, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। अब आपका फार्मूला है डिस्टेंस निकालने का, स्पीड मल्टीपल टाइम। अब मेरे पास स्पीड भी है और टाइम भी है, इन दोनों को गुणा कर दिया, तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि झुंझुनू और जोधपुर के बीच का डिस्टेंस 360 किलोमीटर है। आगे बोला गया है व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड व्हाइल रिटर्निंग, उसकी एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए लौटते टाइम, इफ इट टेक्स 4:1/2 आवर्स, अगर वो आते टाइम 4.5 घंटे लेता है तो स्पीड क्या होनी चाहिए। अब की बार आपसे स्पीड पूछ ली है, आपको पता है स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो हमारा फिक्स है, आते टाइम कौन सा घट जाएगा, 360 ही रहेगा। अब टाइम कितना लिया है, 4.5 घंटे, मिक्स्ड फ्रैक्शन है,
4 दूनी 8 और 1 9, नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया तो ये आ गया 9/2। इसके डिवाइड में अगर मैं 9/2 करूंगा तो 9 तो यहाँ रहेगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 9 से इसको काट दिया, 40 गुणा 2, 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड रखनी पड़ेगी, तब हम 4.5 घंटे में आ सकते हैं। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 ईयर बैक द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 50,000। थोड़ा सा और स्कोप है क्या उधर करने का क्वेश्चन को, ये लीजिए। ठीक है, 3 साल पहले एक गांव की जनसंख्या 50,000 थी, ये लीजिए। ठीक है, आफ्टर दैट इन द फर्स्ट ईयर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज 5%। जनसंख्या 5% बढ़ गई पहले साल। अगर 5% बढ़ गई है तो अब कितनी हो गई है, इसमें 5% बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा, 100 में 5% बढ़ा दो, यानी कि 105, और परसेंटेज को हटा के 100 लगा दिया। इसका मतलब ये 5% बढ़ गया। किसी भी वैल्यू को 5% बढ़ाने का अर्थ क्या होता है, 100 में 5 बढ़ाओ और 105 हो जाएगा, परसेंटेज हटाओ, डिवाइड में 100 कर दो। अब ये जनसंख्या 5% बढ़ गई है, तो एक वर्ष के बाद जनसंख्या इतनी हो गई है। इन द सेकेंड ईयर ड्यू टू एपिडेमिक द पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 10%। भाई कोविड आ गया, अब की बार जनसंख्या 10% कम होगी है। अब ये जनसंख्या एक वर्ष के बाद थी, अब इसको 10% कम करना है। 10% कम कैसे करेंगे, 100 में से 10 घटा देंगे, 100 में से 10 चला गया, 90% बच गया, तो 90 और परसेंटेज को हटा दिया 100। अब ये आपकी 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या आ गई है। अब आगे बोला है, एंड इन द थर्ड ईयर द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज नोटिस्ड टू बी बाय 4%। तीसरे वर्ष 4% जनसंख्या बढ़ गई। अब 4% बढ़ने का अर्थ क्या है, 100 में 4 जोड़ दो, यानी कि 104, और परसेंटेज हटाने के लिए 100। अब आपसे पूछा है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। अब ये तो 3 वर्ष के बाद की ही जनसंख्या है, यही प्रेजेंट पॉपुलेशन है आपकी। बस इसको हल कर दो, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 जीरो हैं, काट लो इसको। 5 से काट दिया इसको, 5 से इसको काट दिया, ये आ गया 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको काट दिया, 52 आ गया। ठीक है जी, अब क्या बच गया है, 105, 9 और 52, ये बच गया है। तो 52 गुणा 9 कर दिया, 9 दूनी 18, 1, 9 पंजे 45 और 1 46। इनको गुणा करके मेरा आंसर आएगा। तो मैं एक बार पूरे को ही गुणा कर लेते हैं। इसको मैंने लिख दिया 100 + 5 गुणा में ये, आसान हो जाएगा। इसको इसके साथ गुणा किया तो 46,800, 46,800 से ज्यादा आंसर होना चाहिए, सारे ज्यादा है भाई। 5 के साथ गुणा करो, 5 8 40, 4 5 6 30 और 4 34, 3 4 5 20 और 3 23, जोड़ दो इसको, 49,140 जनसंख्या होगी है। ये मेरा आंसर है। ठीक है जी, इसको हम सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज बोलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। मैंने बताया था ज्योमेट्री के क्वेश्चन में ज्यादातर आपको आकृति मिलेगी। जब क्वेश्चन में आकृति दे दी जाती है तो कुछ नहीं बचता, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़े बेसिक्स पता होने चाहिए बस। इन द गिवन फिगर P पैरेलल टू Q, P और Q पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। आपको पता होना चाहिए अगर 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो बहुत सारे एंगल बराबर होते हैं, जिनको हम एकांतर, संगत और आपके अंतःसम्मुख कोण बोलते हैं। अब इसमें बताया गया है कि x की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालनी है x की। ठीक है, आपको ये 30 दे रखा है और वो 95 दे रखा है। मुझे पता है कि P और Q पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, तो जितना एंगल ये होगा ना, इतना ही एंगल ये होगा। इनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। इसका मतलब ये 95 है तो ये भी 95 होगा। ठीक है जी, दूसरी बात, ये 2 लाइनें एक दूसरे को इस तरीके से कैंची की तरह काट रही है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे अगर 2 लाइनें इस तरीके से काटती हैं तो इनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इनको वर्टिकली अपोजिट या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये 95 है तो ये भी 95 होगा। अब आप ध्यान देंगे, ये कोण हो गया टोटल 180, क्योंकि एक सरल रेखा पर टोटल कोण आपके 180 होते हैं। तो इसका मतलब 30 + 95 + x 180 होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ दूं तो 125 हो गया। 125 + x बराबर 180 होना चाहिए, ये उधर जाके माइनस हो गया तो 55 आ गया भाई। इसका मतलब x की वैल्यू 55 है। ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफडीई ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए बी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। बी एंगल 40 डिग्री है, ठीक है जी। एंगल ए 80 डिग्री है। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण दे दिए जाते हैं तो तीसरा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों कोणों का 180 होता है, तो ये 120 हो गया है, तो इसका मतलब ये 60 है। आगे बताया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सत्य है। देखो ये दोनों ट्रायंगल है ना आपकी कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर हैं और तीनों एंगल भी बराबर हैं। बस आप खुद ही लगा दो, अगर ये 80 है तो ये भी 80 होना चाहिए, ये 40 है तो ये भी 40 होना चाहिए, ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, और ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। अब देख लो किसके साथ मैच कर रहा है। आपका डी एफ 5 सेंटीमीटर है, तो डी एफ 5 इसमें भी है, डी एफ 5 इसमें भी है, डीई तो हमारे 5 है, हमें नहीं पता, तो यानी कि 2 ऑप्शन तो कट गए हैं, ऊपर 2 ऑप्शन बच गए हैं। अब इसमें दिया गया है एफ 60 डिग्री है, नहीं जी एफ तो 80 डिग्री है, ई 60 डिग्री है, ई 60 डिग्री है, इसका मतलब ये दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से। ये आपका एक रैशनल नंबर है, इसको आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हो दूसरे शब्दों में। डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर एक्सीड्स इट्स न्यूमरेटर बाय 8। वो ये कह रहा है कि एक रैशनल नंबर है जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसका डिनोमिनेटर, उसका हर उसके अंश से 8 ज्यादा है। मैंने ये मान लिया कि अगर अंश मेरा x है तो हर x प्लस 8 होगा। ये बात आपको समझ आई। क्वेश्चन में बोला गया था कि एक रैशनल नंबर है, कहने का मतलब एक p बाई क्यू की फॉर्म में एक नंबर है, इसका जो डिनोमिनेटर है ना, हर जो है ना, इसके अंश से ऊपर वाले से 8 अधिक है। मैंने ऊपर वाले को अगर x मान लिया तो नीचे वाला x प्लस 8 हो जाएगा। अब ये है मेरा रैशनल नंबर। अब आगे बोला है, इफ 17 इज एडेड टू बी द न्यूमरेटर। अगर मैं न्यूमरेटर में 17 ऐड कर दूं, ठीक है जी, और आगे दिया गया है 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, नीचे वाले में से एक घटा दूं, इसमें से एक घटाऊंगा तो x प्लस 7 बचेगा। वी गेट द रैशनल नंबर इज 3/2, तो रैशनल नंबर हो जाता है 3/2। क्रॉस मल्टीपल करो, x की वैल्यू निकाल दो, ये हो गया 2x 17 दूनी 34, 3x 7 या 21, 2x उधर चला गया, 3x में से घट गया, 21 इसमें से घट गया, 13 आ गया। तो जो मेरा x है ना वो 13 आ गया है, इसकी वैल्यू मेरी 13 है, तो 13 प्लस 8 ये 21 आ गई है। तो आपसे पूछा था कि वो रैशनल नंबर बताओ, पहले क्या था, 13/21 था, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द नंबर 7, 14 एंड 21। वो सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो 7, 14, 21 तीनों से भाग हो जाए। 1 मिनट के लिए ये भूल जाओ आप, आपसे पूछ लिया जाता है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 7, 14 का मतलब है 7 गुणा 2, 21 का मतलब है 7 गुणा 3, इन तीनों से पूरा पूरा भाग हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इन तीनों से पूरा पूरा भाग हो जाए, वही एलसीएम होता है। ये एलसीएम की डेफिनेशन है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाए, तो मेरा एलसीएम होता है। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं पहले इनके फैक्टर निकालते हैं। मैंने इनको फैक्टर के रूप में लिख लिया, तो जो कॉमन फैक्टर है वो लिख दो और जो बच गए हैं वो लिख दो, तो इसका मतलब ये इसका एलसीएम है। ये सबसे छोटी संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या है जो इससे भी भाग हो जाएगी, इससे भी भाग हो जाएगी और इससे भी भाग हो जाएगी। लेकिन आपसे साथ में एक चीज और पूछी थी कि वो स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। स्क्वायर नंबर वो होता है जिसके हर फैक्टर के 2-2 के जोड़े होते हैं, तो इसके हर फैक्टर के 2-2 के जोड़े बनाओ। तो 7 के भी 2 के जोड़े चाहिए मुझे, 2 के भी मुझे 2 के जोड़े चाहिए, और 3 के भी मुझे 2 के जोड़े चाहिए। अब इनको गुणा कर लो, वही मेरा आंसर रहने वाला है। ये था मेरा 42, और मैंने एक बार और 42 से गुणा कर दिया तो 1764 हो गया, और ये मेरा आंसर है, ये लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये सेम क्वेश्चन आपका 2017 में आया था। ये लिखा हुआ है आपका थर्ड रूट, इसका मतलब ये है
रूट से बाहर वही आएगा जिसके 3 के जोड़े पूरे बनेंगे, और 8 का मतलब है आपका 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 1 2 इस थर्ड रूट से बाहर आ जाएगा। ऐसे ही 216 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, सॉरी 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो इसके भी 3 के जोड़े पूरे बन गए हैं, तो ये भी बाहर आ जाएगा। लेकिन अब नीचे डेसिमल लगा हुआ है, आप ध्यान देंगे डेसिमल का 1/3 बचेगा। जितने बार डेसिमल लगा हुआ है ना, अगर थर्ड रूट है ना तो 3 से भाग कर दो उसको बस। डेसिमल लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद डेसिमल लगा हुआ है, 3 से भाग कर दो तो नीचे डेसिमल लगेगा 2 के बाद। तो 2 के बाद मतलब 1 तो है ही, 0 और लगाओ, 2 अंक बनाए उनके बाद डेसिमल लगा दिया, ये हो गया। इसको काट लो, 2 से इसको काट दिया, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो ये आ गया है। फ्रैक्शन के बाद अगर नीचे लिखा होता है तो ये ऊपर चला जाता है, इसको हल करके आ गया ये, इसको हल करके ये आ गया है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं प्लस में, डेसिमल को भूल जाओ, पहले इसको देखो, ये है आपका 7 गुणा 7 गुणा 7, इसके ऊपर थर्ड रूट लगा हुआ है तो इनमें से 7 बार आ जाएगा। अब डेसिमल का क्या बताया था, गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद लगा हुआ है, 3 से भाग कर दो तो 2 के बाद लगेगा, ये लीजिए, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो तो आंसर आ गया आपका 0.1, ये आपका आंसर है, ये लीजिए, ठीक है। देख रहे हो आप क्वेश्चन का क्या लेवल है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, फ्री के नंबर हैं, थोड़ा सा मैथ ठीक करो, आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। शंकर टू के लोन ऑफ ₹25,000, शंकर ने 25,000 रुपए का लोन लिया भाई, फॉर परचेजिंग ए मशीन, एक मशीन खरीदने के लिए। हाउ मच अमाउंट विल बी रीपे, उसको कितना अमाउंट लौटाना पड़ेगा आफ्टर 1 ईयर 6 मंथ एट एनुअल रेट ऑफ 12% ऑफ इंटरेस्ट, 12% के इंटरेस्ट से, टाइम है 1 वर्ष 6 महीने। लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हेन इंटरेस्ट इज एक्यूमुलेटेड एनुअली, जब ब्याज आपका वार्षिक रूप से संयोजित होता है, इसका मतलब है कंपाउंडेड ईयरली। इसका अर्थ ये है कि 1 साल में जितना ब्याज होगा वो आपका प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, मूलधन में जुड़ जाएगा, और उसके बाद उसके ऊपर ब्याज लगेगा, इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो इसको कैसे हल किया जाएगा, देखो मैं बताता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज कुछ नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज एक्चुअल में आपका सक्सेसिव इंक्रीज होता है। क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीज। इसको आप इस तरीके से समझेंगे, एक तो है आपका पूरा वर्ष, पूरे वर्ष के लिए दर रहेगी आपकी 12%, दूसरा वर्ष आपका पूरा नहीं है, सिर्फ 6 ही महीने हैं, तो दूसरे वर्ष के लिए दर आपकी आधी हो जाएगी, दूसरे वर्ष के लिए दर रहेगी 6%। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि 25,000 रुपए थे आपके पास, अगर पहले साल का ब्याज 12% है ना, तो आपका पैसा 12% से बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है, ये आ गया आपका 1 वर्ष के बाद का पैसा। उसके बाद फिर आपकी दर अब आगे 6% है, तो आगे 6% है तो आपका पैसा 6% से फिर बढ़ जाएगा, और ये आपका 1.5 वर्ष के बाद पैसा आ जाएगा। इसी को हम सक्सेसिव इंक्रीज बोलते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन कराया था। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर 25,000 रुपए, इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, अगर 25,000 रुपए आपका प्रिंसिपल था ना, और पहले वर्ष के लिए दर आपकी 12% थी, तो पैसा आपका 12% से बढ़ गया, और 12% से बढ़ने का अर्थ है 100 में 12 बढ़ा दो, 112 हो गया, और परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड में 100, ये 1 वर्ष के बाद का आपका अमाउंट आ गया है। अगर 1 वर्ष के बाद पैसा देना होता ना तो इतना देना पड़ता, लेकिन 6 महीने और ब्याज लग गया, वो लग गया 6%, इसको 6% और बढ़ाना है, इसका मतलब 106 हो गया, और परसेंटेज हटाने के लिए 100। अब इतना पैसा देना पड़ेगा, यही आपका आंसर रहने वाला है। इसको हल कर लो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भाई, और काट लो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दिया, 53 आ गया। बस इनको गुणा करो, अब पहले इसको गुणा कर लो, इसको इसके साथ कर लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, 12 पंजे 60, 5 एकम 5 और 1, 5 एकम 5, ठीक है ना, ये 12 पंजे 60, 5 एकम 5, गुणा में 53, ये जीरो लगी। अब इनको गुणा करते हैं, देखो 3 गुणा में 6 18, 1 कैरी, तो जिसके पीछे 80 है वो मेरा आंसर है, जिसके पीछे 80 है वो आंसर है। 2 ऑप्शन है भैया ऐसे। चलिए अब क्या करना है, इस 3 को आगे गुणा करेंगे,
3 पंजे 15, 6 पंजे 30, पिछले वाले को इसके साथ करेंगे ऐसे, 3 पंजे 15 और 30, 45 और 1 46, 6 आना चाहिए, तो दोनों में 6 है। चलिए ये कितना हो गया आपका 46 हो गया, तो 4 मेरे कैरी है। अब 5 5 25 और 4 29, 29,680 रुपये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजन परचेज 2 सीलिंग फैन एट अ रेट ऑफ 2500, 2500 रुपए ईच, 2500 रुपए के 2 सीलिंग फैन खरीदे, यानी कि अब की बार क्रय मूल्य सेम है, सीपी दोनों का सेम है, क्रय मूल्य 2 पंखे खरीदे 2500 रुपए के। आउट ऑफ विच वन फैन वाज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, एक पर तो 15% का लाभ हो गया है और दूसरे पर 8% की हानि हुई है। Out of each one fan was sold at 15% profit and other was sold at 8% loss. How much profit or loss percentage is obtained in the whole transaction? पूरी ट्रांजेक्शन पर प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल लो। एक मैंने आपको बताया था, जब हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल था तो मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर आपकी परसेंटेज इक्वल हो तो उनका वर्ग करो और 100 से भाग कर दो, वो हमेशा लॉस होगा। लेकिन अगर आपका क्रय मूल्य ही बराबर हो, अगर आपका क्रय मूल्य ही बराबर हो तो कुछ नहीं करना आपने, इनका एवरेज निकाल दो, वही मेरा आंसर रहेगा। अगर आपका क्रय मूल्य दो वस्तुओं का बराबर है और आपसे टोटल ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट या लॉस पूछा जाता है, तो जो उनका अलग अलग प्रॉफिट लॉस है ना, उसका एवरेज निकाल दो। इसका एवरेज कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ना, ये माइनस का इसमें से घट जाएगा, तो 15 में से 8 गए 7, और एवरेज निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना था, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया है 3.5%, और ये आपका आंसर है। ठीक है जी, ऐसा तब होगा जब आपका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ए टैंक ऑफ 30 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड एंड 12 मीटर डीप is dug in a rectangular field of length 588 meter and breadth 50 meter. The earth sand so dug out is spread evenly of the remaining part of the field. The height of the field raised by it is. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चित्र बना के बताने की कोशिश करता हूं आपको। आपका इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर खेत था, आपका आयताकार खेत था, जिसकी लंबाई थी 588 मीटर और चौड़ाई थी 50 मीटर। इसमें एक टैंक खोद दिया है, इस तरीके से एक टैंक खोद दिया है, ये लीजिए। अब आपको ये 3D वाली फीलिंग आनी चाहिए, ये एक्चुअल में यहां से खोद दिया है, ऐसे आपको अंदर थोड़ा गहरा दिखाई दे रहा है। और क्या किया, जो ये खोदा है ना, इसकी लंबाई तो है 30 मीटर, चौड़ाई है 20 मीटर, और इसकी गहराई है ऐसे, ये वाली गहराई वो है 12 मीटर। एक आपका आयताकार खेत था, उसके कोने में इस तरीके से, या कोने में या कहीं भी, हमने तो कोने में बना लिया, यहां पर एक टैंक खोद दिया है पानी के लिए, और इसमें से जो मिट्टी निकाली ना, वो बाकी हिस्से में बिल्कुल बराबर बिछा दी है। तो आपसे पूछा है कि इस खेत की कितनी ऊंचाई हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं, इसमें से ही मिट्टी खोदकर बाहर डाली गई है, तो कहने का मतलब जो मिट्टी बाहर डाली गई है ना, उसका आयतन और इसका गड्ढे का आयतन बराबर होगा, क्योंकि इसी में से ही मिट्टी निकाली गई है। और ये गड्ढा है किस आकृति का है, ये जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। तो ये क्यूबॉइड के आकार का है, जिसको हम घनाभ बोलते हैं, उसका हम वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर वो निकाल रहा हूं तो 12 गुणा 20 गुणा 30, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, गुणा कर लो इनको एक बार, 3 दूनी 6, 12 6 72। तो इसमें से जो मिट्टी निकली है ना, वो 7200 क्यूबिक मीटर है, जो इसमें से मिट्टी निकली है। अब उस मिट्टी को इस बाकी हिस्से में फैला दिया। अब इस बाकी हिस्से का क्षेत्रफल कैसे निकालूं, देखो ये जो बाकी हिस्सा है ये भी आपका आयताकारी है। अगर इसकी कुछ ऊंचाई बढ़ गई, अगर इसकी कुछ ऊंचाई बढ़ गई इस तरीके से, ये थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ गई है इसकी, तो ये भी आपका क्यूबॉइड के आकार का ही हो गया है। एक आयत है, अगर हम उसको हाइट दे दें तो वो आपका क्यूबॉइड के आकार का हो जाता है, घनाभ के आकार का हो जाता है। इट मींस इसकी भी
जो आपका वॉल्यूम निकलेगा ना वो ऐसे ही निकलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब यहां पर ये ऊंचाई मैंने निकालनी है, लंबाई और चौड़ाई मेरे पास है, इस बड़े खेत की लंबाई और चौड़ाई है, ऊंचाई निकालनी है, यही बताना है कि रेत डालने से कितनी ऊंचाई होगी है। अब ये बताओ ये लंबाई और चौड़ाई क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई तो क्षेत्रफल होता है, लेकिन आपने ध्यान देना है जब आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे ना उस टाइम पर आपको इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना, क्योंकि ये तो खोदा ही है ना आपने, इसमें से तो मिट्टी निकाल ली है, तो आपने इस बाकी हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस रेस्ट एरिया का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, पहले वो देखेंगे। रेस्ट एरिया का क्षेत्रफल, इस पूरे आयताकार खेत का अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना होता ना तो लंबाई गुणा चौड़ाई 588 गुणा 50 ये निकलता। ठीक है, अब इसमें से माइनस करूंगा मैं इसका क्षेत्रफल, इसकी लंबाई है 30 और चौड़ाई है 20, तो इसका क्षेत्रफल माइनस कर दिया। तो इस तरीके से ये बाकी हिस्से का क्षेत्रफल आ गया है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई आ गया ये। बस इसको देखो कितना आया है, गुणा कर लो। चलो कर लेते हैं। 0 8 5 40, 8 5 40, 4 44, 4 5 20 और 4 24। ठीक है, इसमें से 600 घटा दिया, ये आ गया मेरा 23,800। ठीक है ना, मैंने गलत तो नहीं किया? चलो चेक कर लेते हैं एक बार। 5 8 40 4, 5 8 40 4 44, 5 5 25 और 4 29 होता है भाई, 29 था ये। अब इसमें से घटाओगे तो ये आ जाएगा 28,800। इस बाकी हिस्से का क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, जो इसमें मिट्टी फिलाई है उसका आयतन था 7200 क्यूबिक मीटर। अब इसमें ये बराबर होना चाहिए, थोड़ी जगह की कमी होगी है भाई, थोड़ा एडजस्ट करना। ये लीजिए ऐसे है, मुझे इस क्यूबॉइड का आयतन निकालना है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ये बराबर होगा जितनी मिट्टी फैलाई है उसकी। लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल ऑलरेडी निकाल चुका हूं, वो आया है इतना, गुणा में h बराबर है 7200, ये उधर चला गया, h बराबर आ गया है 7200 बटे में 28,800। इसको हल कर लो बस, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है, इसको अगर मैं काट रहा हूं तो 4 पे पूरा पूरा कट रहा है, तो ये 1/4 मीटर आ गया है। 1/4 मीटर में नहीं सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, गुणा में 100 कर दिया, तो ये 25 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है, और आपका आंसर है ये। इस पूरे प्रैक्टिस सेट में यही एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको निकालने में ठीक ठाक टाइम लगा है। शायद आपको समझ आ गया होगा, पूरी डिटेल से बताने की कोशिश की है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगाया है, और बाकी क्वेश्चन आपके बहुत हल्के थे। डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड आर ये आपका एक क्यूबॉइड है, आपका एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। आपसे पूछा है कि हाउ मेनी क्यूब्स, कितने घन ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूब। इस क्यूबॉइड में 6 सेंटीमीटर के कितने क्यूब आ सकते हैं आपकी, तो दोनों का आयतन बराबर होगा, क्यूबॉइड का और एक्स क्यूब्स का। जो बड़ा क्यूबॉइड है उसका आयतन निकलेगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसमें 6 सेंटीमीटर के कितने क्यूब आ जाएंगे, एक क्यूब का आयतन निकलेगा 6 गुणा 6 गुणा 6, यानी कि भुजा की पावर 3। ये एक क्यूब का निकला है, एक्स क्यूब का निकाल दिया। दोबारा बताता हूं, क्यूब का जो आयतन निकलता है वो निकलता है भुजा की पावर 3। जो क्यूबॉइड का आयतन निकलता है वो निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपसे ये बोला है कि इस क्यूबॉइड में 6 सेंटीमीटर लंबाई वाले कितने क्यूब आ जाएंगे, तो उतने ही क्यूब आएंगे जितना इन दोनों का आयतन बराबर होगा। तो पहले मैंने क्यूबॉइड का आयतन निकाला, फिर एक क्यूब का आयतन निकाला, मैंने ये मान लिया एक्स क्यूब है, इन दोनों का आयतन बराबर होगा, बस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 6 से इसको काटा 10, 6 से इसको काटा 9, 6 से इसको काटा 5, तो 450 क्यूब होंगे। उस क्यूबॉइड में 450 क्यूब आ जाएंगे, और ये आपका आंसर है, ये लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल द नंबर ऑफ पर्सन हुज वेट आर लेस देन 60 kg। आपके पास ऐसे ही एक वर्ग अंतराल बना रखा है आपने, इसका मतलब ये है
कि 40 से 45 केजी के 4 आदमी हैं, 45 से 50 के 5 आदमी हैं, 50 से 55 के 10 हैं, 55 से 60 के 7 हैं, 60 से 65 के 6 हैं और 65 से 70 के 8 हैं। आपसे पूछा है कि 60 केजी से कम कितने बंदे हैं, तो ये 60 केजी से कम बंदे हैं सारे, इनको जोड़ लो। 4 5 9 10 19 और 6 19 और 7 26, 26 बंदे ऐसे हैं जो 26 किलो से कम है। भैया भी 60 किलो से कम बंदे कितने हैं, तो ये है 60 से 65 और 60 से कम वाले हैं इधर, ये है 4, ये है 5 9, ये है 10 19 और 7 26, 26 बंदे ऐसे हैं जिनका वेट 60 केजी से कम है और ये मेरा आंसर है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में भी किया था, सॉरी पिछले पेपर में भी किया था। क्वेश्चन में दिया गया है फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स एक्सपेंसेस ऑन डिफरेंट आइटम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रूम। एक रूम के कंस्ट्रक्शन में जो जो आइटम लगे हैं उनका खर्च बता रखा है, सीमेंट का, ब्रिक्स का, आयरन का, अदर्स, लेबर का। और आपसे पूछा गया है आगे कि इफ टोटल एक्सपेंस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द रूम आर 2 लाख, आपको ये बताया गया कि रूम को बनाने में कुल खर्च 2 लाख आया है, देन हाउ मच मनी वाज एक्सपेंडेड ऑन लेबर, लेबर पर कितना खर्च हुआ है। लेबर पे खर्च मैं तब निकाल लूंगा जब मुझे पता हो कि डिग्री में कितना खर्च हुआ है। यहाँ तो ये भी नहीं पता मुझे डिग्री में कितना है, तो पहले डिग्री में निकाल लो। मुझे पता है टोटल एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, बाकी सबको जोड़ो एक बार, 36 और 54 90 डिग्री, 108 और 72 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री और टोटल होनी चाहिए 360, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। तो लेबर पर 90 डिग्री खर्च हुआ है, तो 90 डिग्री को रुपीज में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, कुल पैसे लगे मेरे 2 लाख और मेरी कुल डिग्री है 360, तो इस तरीके से 1 डिग्री कितने पैसे के बराबर है वो आ गई है। और मैंने निकालना है 90 डिग्री कितनों के बराबर है। 90 से इसको काटा 4, 4 से इसको काटा 5, 50,000 मेरा आंसर आ गया। ये लीजिए, ये आपका सर्टेन इंडिसेस का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे हल करना है, पहले ये देखो, अगर किसी की पावर माइनस में है ना तो वो नीचे आ जाती है, पलट जाती है। कहने का मतलब अगर a की पावर माइनस में है तो इस माइनस को हटाने का तरीका ये है, बेस को पलट दो तो ये पावर प्लस की हो जाएगी। तो अगर 30 की पावर माइनस की 5 है ना तो मैं 30 को पलट दूंगा, कहने का मतलब 30 को नीचे ले आऊंगा। मैं 30 को नीचे ले आया इस तरीके से, 1/30 की पावर 5। अब मुझे पता है मैं 30 को लिख सकता हूं 5 गुणा 6 और इसकी पावर 5 है, तो मैं ऐसे में 5 की पावर 5 लिख सकता हूं और 6 की पावर 5 लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नीचे 30 की पावर 5 लिखना था ना तो मैंने 30 को तोड़ दिया 5 गुणा 6, तो ये दोनों की पावर 5 5 हो जाएगी। अब ऊपर है 5 की पावर 12 गुणा में, अब ये 6 की पावर 5 के यहाँ माइनस लगी हुई है तो ये डिवाइड में लिखी जाएगी तो ऊपर चली जाएगी, 6 की पावर 5। अब मैं 6 की पावर 5 को क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 की पावर 5, इसका मतलब 2 की भी पावर 5 और 3 की भी पावर 5, 2 की भी पावर 5 और 3 की भी पावर 5। अब ये 625 बच गया है, 625 होता है 5 की पावर 4। सभी को मैंने तोड़ दिया, बस अब इसको हल कीजिए। देखो नीचे है 5 की पावर 5 और 5 की पावर 4, इनको अगर गुणा होता है ना तो पावर जुड़ जाती है, a की पावर m गुणा में a की पावर n, अगर बेस इक्वल हो बीच में गुणा हो तो पावर जुड़ जाती है। तो ऐसे में नीचे हो गया है 5 की पावर 9 और ऊपर है 5 की पावर 12। 5 की पावर 9 से अगर मैं 5 की पावर 12 को काटूंगा ना तो पावर आपस में घट जाएंगी, 12 में से 9 गया 3, तो ऊपर 5 की पावर 3 बच गया है। ठीक है, अब इसको वैसे काटने की जरूरत, ठीक है ठीक है ठीक है, अब इसको फिर एज इट इज लिखने की जरूरत थी ना, इसको मैंने ऊपर भेजा था ना, इसको ऐसे कैसे रख दिया 6 की पावर 5, इससे पूरा पूरा ही कट गया है, तो बस अब कुछ बचा ही नहीं है, 5 की पावर 3 बच गया है, ये 125 है। शायद छोटा सा कंफ्यूजन हो गया है, उसको दूर करने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या किया, पहले 30 को लिखा, माइनस था तो नीचे लिखना है। मैंने क्या किया, 30 को ऐसे तोड़ दिया, 5 गुणा 6
तो 5 की भी पावर 6 होगी और 6 की भी पावर 5 होगी। ये तो आ गया नीचे। 625 है 5 की पावर 4, ठीक है जी। अब 6 की पावर -5 था, तो इसको मैं अगर डिवाइड में लिखूंगा ना तो तीसरा डिवाइड ऊपर चला जाएगा, ये 6 की पावर 5 ऊपर चला गया। बस अब मैंने क्या किया, 6 की पावर 5 से 6 की पावर 5 काट दिया, यहाँ 5 की पावर 5 है, यहाँ पर 4 है, ये जुड़ के 5 की पावर 9 हो गया है। 5 की पावर 12 को भाग करेंगे तो 5 की पावर 3 बचेगा, और इसका मतलब होता है 125। ऐसे इसको हल कर लो। ये है 6 की पावर 2x प्लस में 1। 216 का मतलब भाग का मतलब है ऐसे बटे में लिख सकते हैं हम इसको, और 216 का मतलब है 6 की पावर 3 बराबर 36 का मतलब है 6 की पावर 2। मैंने सारे 6 की पावर के रूप में लिख दिए। अगर आपस में भाग हो रहे हैं ना तो इनकी पावर घट जाती है। अगर बेस सेम है और बीच में भाग है तो पावर घट जाती है। अब वही नियम मैं यहाँ पर लगाऊंगा, बेस सेम है और बीच में भाग है तो पावर घट जाएंगी। 2x प्लस में 1 माइनस 3, अब बराबर आ गया 6 की पावर 2। अगर बीच में बराबर हो और बेस बराबर हो तो पावर बराबर हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 1 माइनस 3 बराबर है 2 के। अब क्या किया, इसको हल कर दो। 2x यहाँ पर बच गया माइनस का 2 बराबर 2, ये 2 उधर चला गया, 2x बराबर 4 हो गया, 2 से इसको काटा, x की वैल्यू 2 आ गई है, और यही निकालना था, ये मेरा आंसर है। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपने पीछे भी देखा था पॉलिनोमियल्स का, आपसे पूछा है कि बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस, इसमें से अगर इसको घटाते हैं तो कौन सा आंसर आएगा। देखो ऊपर ही घटाते हैं डायरेक्टली। अगर मैं -2x में से इसको घटाऊंगा तो इसके सिंबल, जिसको घटा रहा हूं ना, इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे। इसके सिंबल चेंज कर दो, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। तो अगर -2x और +5x देख रहे हो आप, -2x प्लस 5x, तो प्लस के 3x की 2 बचेगा। देखो प्लस का 3x की 2 किसके अंदर है, प्लस का 3x की 2 इसके अंदर है, इसके अंदर है। इसका मतलब ये मेरे आंसर नहीं हो सकते। आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर इसको मैं इसमें से घटाऊं तो क्या रिजल्ट आएगा। इसमें से ये घटाना है ना, तो इसके सिंबल चेंज कर दो पहले तो। ये माइनस का था प्लस का, ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का था प्लस का। बस अब देखो 5x की 2 प्लस का है और माइनस का 2x की 2 है, तो 5x की 2 में से 2x की 2 गया, तो प्लस का 3x की 2 बचेगा, वो सिर्फ इन दोनों में है, तो ये 2 ऑप्शन बच गए हैं मेरे। अब ये है 2y की 2, यहां पर है माइनस का 7y की 2, तो माइनस के 7y की 2 में से प्लस के 2y की 2 जाएंगे, तो माइनस का 5y की 2 बचेगा। ये सिर्फ ऊपर वाले में है और ये मेरा आंसर है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन भी आपने पिछली क्लास में किया था, आपको ये बताया गया कि फैक्टराइजेशन करना है इस पॉलिनोमियल का और चेक करके बताओ कौन सा है। अब की बार सिर्फ ऑप्शन से ही बताता हूं, मैंने बताया था इनको गुणा करके देख लो, जिससे ऊपर वाला बनेगा वही मेरा आंसर है। देखो 3a को 3a के साथ गुणा किया तो ये होगा मेरा 9a की 2, ऊपर है बिल्कुल है। अब इसको इसके साथ गुणा करो, 5b माइनस का 5b माइनस का 25b की 2 आएगा। अब 25b की 2 तो उसमें नहीं है, नहीं है तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब इसको चेक कर लो, इसको इसके साथ गुणा किया, 3 गुणा 3 9 की 2, ठीक है जी। इसको इसके साथ गुणा किया, ये हो गया 5 गुणा 8 40, माइनस माइनस प्लस, प्लस में 40b की 2। देखो ये तो आया मेरा प्लस में 40b की 2, ऊपर है -40b की 2, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब गए इस ऊपर वाले को चेक करो पहले, इसको इसके साथ गुणा किया, 3 गुणा 3 3 9a की 2, 9a की 2 है, इसको इसके साथ गुणा किया, 5b गुणा में 8b माइनस का 40b की 2। अब देखो ये दोनों नजर आ रहे हैं मुझे, ये भी और ये भी, ये दोनों इसके साथ मैच कर गए हैं, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। मैं अगले ऑप्शन को और चेक कर लूंगा, इस पर मुझे अभी डाउट है, ये आंसर हो सकता है, मैं इसको और चेक कर रहा हूं। ये हो गया 3a गुणा में 3a 9a की 2, इन दोनों को गुणा कर रहा हूं, 8 गुणा 8 64b की 2। अब 64b तो उसमें नहीं है, इसका मतलब ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ऊपर वाला मेरा आंसर है। आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि जब मैंने दोनों चेक कर लिए थे, ऊपर वाले को आंसर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने तीसरी टर्म नहीं निकाली थी अभी तक, मैंने नीचे वाले को ही चेक कर लिया उससे पहले, ये कैंसिल हो गया है, तो ऐसे में ऊपर वाला मेरा आंसर है। चलिए आगे चलते हैं।
द वैल्यू ऑफ, इसको इससे डिवाइड करें तो क्या आएगा। सबसे पहले इसको देखो, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको हल करने का तरीका ये होता है, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनकी गुणा करूं तो 10 आ जाए और इनको जोड़ूं तो 7 आ जाए। ऐसे दो नंबर हैं 5 और 2, अगर इनको गुणा करूं तो 10 आएगा, जोड़ूं तो 7 आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं इस रूप में, x + 5 और x + 2। इसको इस रूप में लिख दिया। इस वजह से कंडीशन क्या है, x की पावर 2 के साथ कोई भी कोफिशिएंट मल्टीपल ना हो रहा हो, तो बस आपने ये देखना है कि किन दो अंकों को गुणा करूं ये आ जाए, किन को जोड़ूं ये आ जाए। वो जो दो अंक हैं उनको x के साथ जोड़ के लिख दो। तो इसको हल करके ये आ गया है, इसको भाग करना है x + 2 से, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ गया मेरा x + 5, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों आपका पेपर मैंने हल करा दिया है। इसमें मैंने 2 पेपर हल कराए हैं आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।